तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, जो रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का कितना तरीका था? 3 तरीका बताए थे। पहला क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? सेकंड क्या था? रिकर्सिव ट्री मेथड। 2 बता चुके। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेनली क्या था, समझो बात को। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ था, जो अगर इस तरीके से रेकरेंस रिलेशन रहे जिसमें कि फंक्शन तो कॉल कर रहा है, रिकर्सन है, इसका मतलब कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। मतलब क्या कि कोई भी फंक्शन है, ये कुछ ना कुछ एक फंक्शन को कॉल मिनिमम करेगा ही करेगा। अगर फंक्शन नहीं कर रहा मतलब क्यों, टर्मिनेशन कंडीशन एक होगा जो टर्मिनेट करेगा, लेकिन मेन जो होगा इसका, उसमें मेन पार्ट जो होगा इस प्रोग्राम का, उसमें एक फंक्शन को कॉल तो करेगा ही। तो अगर वो फंक्शन, अगर जो कॉल किया है वो फंक्शन सिंगल फंक्शन हो, अगर एक ही फंक्शन हो, जैसे एक फंक्शन मतलब क्या भाई? तो एक फंक्शन मतलब क्या कि मान लो इस टाइप का एक रेकरेंस रिलेशन दिया है, t ऑफ n इक्वल टू 2t n/3 प्लस log ऑफ n। मान लो ये रेकरेंस रिलेशन दिया है, इस तरह का है, तो क्या है, एक फंक्शन यहां कॉल किए तो ये फिर से कितना फंक्शन को कॉल किया है? ये एक ही फंक्शन को कॉल किया है। तो इस तरीके का अगर रेकरेंस रिलेशन रहे तब उसमें क्या यूज करेंगे? इस तरीके के रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट वाला मेथड, जो कि क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, समझ रहे हो? कब यूज करेंगे? जब एक फंक्शन एक ही फंक्शन को कॉल किया है तब। अब एक और आता है क्या? रिकर्सिव ट्री मेथड। अब यहां यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर इसको सॉल्व करना है, इसका बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कभी भी रेकरेंस रिलेशन को अगर देखें कि एक फंक्शन एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था ये बताए हैं अच्छे से। क्या है भाई? तो जैसे इस फंक्शन tn को एक्सपेंड किए हैं, तो फिर यहां पर भी एक t फंक्शन है, तो इसको ही tn मानेंगे। t ये फंक्शन हो गया, n अब यहां पर n/3 हो गया। तो जैसे tn को एक्सपेंड किए हैं वैसे ही t ऑफ n/3 को एक्सपेंड करेंगे। फिर कुछ नया फंक्शन कॉल होगा, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक कि यहां पर टर्मिनेशन कंडीशन जो है, टर्मिनेशन कंडीशन ना मिल जाए, तब तक इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो ये तो समझ गए। अब एक और था रिकर्सिव ट्री मेथड। तो एक चीज नोटिस किए होंगे, जब रिकर्सिव ट्री मेथड बता रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? जितना भी क्वेश्चन आया उसमें क्या किए? एक ट्री का फॉर्मेशन किए। ये ट्री इस टाइप का कुछ बना, एक ट्री बनाए। अगर 2 सब ट्री बना है तो बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी ट्री हो गया। अगर 3 होता तो टर्नरी ट्री होता, जो भी रहे, लेकिन ट्री के फॉर्मेशन किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ था? सिंपल मीनिंग सोचो कि इसको ट्री के फॉर्मेट में कैसे लिखते? इसको ट्री के फॉर्मेट में कैसे लिखते? अब यहां पर है ट्री के फॉर्मेट बनाए हैं, मतलब कि यहां जो फंक्शन होगा
जो भी यहां पर Tn फंक्शन होगा वो दो पार्ट में बन गया। मतलब कि एक फंक्शन है और जो फंक्शन कॉल कर रहा है दो अलग अलग फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जब राइट साइड में अगर जब भी दो अलग फंक्शन का कॉल किया जाए तब हम लोग यूज करेंगे रिकर्सिव ट्री मेथड, क्योंकि दो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना टफ होगा। जैसे देखो क्या, Tn इक्वल टू, एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, T ऑफ n/3 प्लस T ऑफ 2n/3 प्लस n। अब यहां पर क्या किए, Tn इक्वल टू T ऑफ n/3 प्लस T ऑफ 2n/3 प्लस n। यहां कितना फंक्शन कॉल हुआ है, यहां पर इनिशियली एक ही फंक्शन है। अब ये क्या किया, दो नया फंक्शन को कॉल किया है। दो फंक्शन है ना, मतलब कि रूट एक है, रूट से दो सब ट्री बनेगा ना, फिर यहां पर भी एक्सपेंड होगा। तब तक करते जाएंगे जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन ना आ जाए। तो जब दो पार्ट में दो फंक्शन को कॉल किया जाए, आरएचएस में देख लेंगे हम लोग, आरएचएस का पोर्शन को देख लेंगे। अगर दो पार्ट में कॉल किया जाए तब वहां पर हम लोग यूज करेंगे रिकर्सिव ट्री मेथड को। इस केस में यूज करेंगे क्या, रिकर्सिव ट्री मेथड। रिकर्सिव ट्री मेथड को यूज करेंगे। तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये भी है, जो Tn इक्वल टू T ऑफ अल्फा n प्लस T ऑफ 1 माइनस अल्फा ऑफ n प्लस कोई और फंक्शन मान लो n ही दे दिया हो। इस फॉर्मेट में अगर रहे तब हम लोग रिकर्सिव ट्री मेथड यूज करेंगे। जैसे यहां क्या है, अल्फा n, अल्फा क्या है 1/3 है, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, 1 माइनस 1/3, 2/3 बन गया। इस फॉर्मेट में रहे तब हम लोग रिकर्सिव ट्री मेथड को यूज करेंगे। अब इसका हाइट कितना आएगा, तो हाइट के लिए सिंपल है, अगर इस फॉर्मेट में रहे तो हाइट के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना। हाइट के लिए क्या करना है, हाइट या लेवल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2n-1 करके। तो सेम ईच लेवल में जो वर्क हो रहा है, टोटल वर्क अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो यहां पर कुछ वर्क हुआ, यहां पर कुछ हुआ, यहां कुछ हुआ, यहां कुछ हुआ, यहां कुछ हुआ, मान लो सेम वर्क हो रहा है, तो नंबर ऑफ लेवल इनटू क्या करेंगे, जो एक पर्टिकुलर में वर्क हो रहा है। अगर सब कॉमन, सब इक्वल है तब, अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे, एक सीरीज का फॉर्मेशन होगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो सीरीज होगा जो जीपी सीरीज होगा। अब जीपी सीरीज में क्या होता है, जीपी सीरीज में अगर डिक्रीजिंग जीपी सीरीज अगर आ रहा है, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज अगर है, मतलब कि जो रेशियो उसका है लेस देन 1 अगर है, इसका मतलब कि डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है, कमते जा रहा है वैल्यू। इसका जो सम ऑफ टर्म्स इन डिक्रीजिंग जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है टोटल। इसमें 1 माइनस आर पावर n, 1 माइनस आर पावर n का वैल्यू यूनिटी हो जाएगा। क्यों 1 माइनस कर रहे हैं, आर है जो ऑलरेडी 1 से छोटा है, इस पर बहुत बड़ा नंबर का पावर चढ़ा दिए हैं, मतलब ये यूनिटी हो गया। तो ये जो बच गया, पहला टर्म जो बच गया, फर्स्ट बार जो वर्क लगा है ये ही बच गया ना, मतलब कि टोटल कॉस्ट इतना ही हो गया। अगर इंक्रीजिंग रहा तब क्या करेंगे, तो इंक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग जीपी सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे।
n है जो नंबर ऑफ लेवल्स है, इसको देख लेंगे। तो अगर नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करना है, अगर n का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, n का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? अगर एक फ्रैक्शन है जो अल्फा है, एक फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा है, तो log ऑफ n 1 बाई अल्फा एक टर्म बनता है। एक और टर्म बनेगा log ऑफ n 1 बाई 1 माइनस अल्फा। ये दोनों टर्म है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहे, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहे, मतलब क्या? यहां पर क्या है? 1/3 है ना, तो n/3 पावर k इक्वल टू 1 करते थे जब हम लोग, तो k का वैल्यू क्या आता था? log n बेस 3, यही वैल्यू हुआ था ना। तो n/3 है, मतलब कि 1/3 रहेगा। 1/3 अगर है, अल्फा है, तो यहां पर क्या बन गया? अगर अल्फा का वैल्यू 1/3 है तो 1 बाई अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 1 बाई अल्फा, मतलब 1/3, 3 ऊपर चला गया, मतलब कि 1 बाई अल्फा 3 हो गया। देखो 1 बाई अल्फा यहां पर 3 बनकर आ गया है। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल यही करना है कि एक जो टर्म होगा log n बेस 1 बाई अल्फा एक में होगा, एक में log n बेस 1 बाई 1 माइनस अल्फा होगा। इस दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हम लोग का नंबर ऑफ लेवल्स होगा। मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं? मैक्सिमम लेने का बस एक ही रीजन है, जो हम लोग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाले हैं वो बीगो के फॉर्म में निकालने वाले हैं। तो बीगो लेने के लिए हम लोग को मैक्सिमम लेना पड़ा। अगर मान लो ओमेगा फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? ओमेगा अगर फाइंड आउट करना रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम लेंगे, मिनिमम ऑफ ये दोनों वैल्यू। लेंथ निकल गया ना, ये जो ट्री हम लोग बनाए इसका लेंथ निकल गया ना। तो यहां पर अभी हम लोग क्या देखे, समझो बात को। अभी तक क्या देखे हम लोग? देखे क्या कि रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग के लिए एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को कब अप्लाई करेंगे? जब एक फंक्शन एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, उस केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे और सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। लास्ट में जब सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन आ रहा है वहां से हम लोग का आंसर आ जाएगा। पहला चीज तो ये। सेकंड क्या है? जो रिकर्सिव ट्री मेथड है, रिकर्सिव ट्री मेथड का फॉर्मेट, अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहे कि एक फंक्शन एक से ज्यादा फंक्शन को कॉल किया है, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा को कॉल किया है, उस केस में रिकर्सिव ट्री मेथड है जो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों है? और सिंपल सोचो कि अगर उस केस में सब्स्टिट्यूशन को लगाना चाहेंगे हम लोग तो क्या होगा? अगर ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन को हम लोग अप्लाई करना चाहेंगे, सब्स्टिट्यूशन को जब अप्लाई करेंगे, जैसे यहां पर किए थे, इसको क्या कर रहे हैं? बार बार इसी फॉर्मेट में एक्सपेंड करते जा रहे हैं जब तक कि टर्मिनेट ना हो जाए। अगर इस केस में करेंगे तो इसको अलग से एक्सपेंड करना पड़ेगा और इसको अलग से एक्सपेंड करना पड़ेगा। दो को एक्सपेंड करना बहुत टफ बन जाएगा ना। इसका एक अलग ही सीरीज फॉर्मेशन करेगा, इसका भी एक अलग सीरीज, और दोनों साथ में जुड़ के कुछ अलग टाइप का ही दिखेगा। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में क्यों पड़ेंगे? सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन कॉल कर दे रहा है, अगर उस केस में हम लोग रिकर्सिव ट्री मेथड कर लेते हैं। ये आसान होता है, इसमें हर लेवल का कॉस्ट देख लेते हैं बस। कॉस्ट कहां से आया भाई? तो कॉस्ट देखो दिया हुआ है, tn से tn/3 टू tn/3 अगर बना है तो यहाँ कॉस्ट n है, ये जो है n है, मतलब कि यहाँ पर कॉस्ट n हो गया। फिर अगले में क्या होगा? यहाँ tn/3 होगा तो यहाँ पर कॉस्ट n/3, यहाँ पर कॉस्ट 2n/3। दोनों को जब ऐड करेंगे फिर से n हो गया, यहाँ भी n होगा। n कब हो रहा है? जब ये दोनों को ऐड करके n ही वैल्यू आ रहा है, तब हर लेवल में इक्वल होगा। मान लो कम आता, मान लो यहां पर ऐसा रहता जो n/4 और यहां पर भी नीचे में 4 है और 5 लेते हैं, चलो 2n/4 में 1/2 बन जाएगा केवल।
इसलिए 5 लेते हैं, n/5 है, और यहां पर मान लेते हैं जो यहां तो 5 होना ही होना है, और यहां पर 4n/5 में ऐड होता ना, यहां पर मान लो 3n/5 ले लिए, यहां पर 3 ले लिए। 3 लेने में क्या हो गया, आप दोनों को ऐड करो, नीचे में 5 है, ऊपर में 3 + 1 4, मतलब कि 4n/5 आ रहा है। 4n/5 हुआ ना, तो पहला में तो n आएगा, ये बात पक्का है पहला लेवल में। सेकेंड लेवल में क्या आएगा, तो जो 4n/5 बना है ना, सेकेंड लेवल में आएगा 4n/5। थर्ड लेवल में क्या आ जाएगा, थर्ड लेवल में आएगा 4/5 का स्क्वायर ऑफ n। उसके बाद में क्या आएगा, उसके अगले लेवल में क्या आएगा, 4/5 का क्यूब इंटू n। मतलब कि 4/5 है जो जीपी का रेशियो बनेगा। 4/5 क्या है, 1 से स्मॉलर है ना, 1 से छोटा है ना, देखो कहीं पर अभी लिखे थे, अच्छा मिटाए यहाँ पर, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा मतलब क्या है, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज है। सॉल्व हो गया आसानी से। डिक्रीजिंग जीपी सीरीज का हम लोग देख लिए थे, वैल्यू 1 आ रहा है, जो पहला टर्म है यही होगा। समझ रहे हो बात को। तो ये हम लोग देख लिए किसके लिए, रिकर्सिव ट्री मेथड के लिए। लेकिन जब हम रेकरेंस रिलेशन के बारे में बताए थे, उस समय क्या बताए थे, इसको सॉल्व करने का 3 तरीका है। एक तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया रिकर्सिव ट्री मेथड, एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं मास्टर्स थ्योरम। बोलो कि ऐसा सॉल्व जब कर ही लिए थे, उसको भी सॉल्व कर ही लिए थे, तो मास्टर थ्योरम क्यों आया है। इसमें ऐसा कुछ नया क्या है, इसमें है नया, बहुत कुछ नया है। मास्टर थ्योरम में बहुत कुछ नया है। बोलोगे स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताए, अगर स्टार्टिंग में बता दिए होते ना, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई पढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ता है बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे ना, तब समझोगे। सिंपल जानो मास्टर थ्योरम क्या है, जो रेकरेंस रिलेशन ही सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन बहुत कम टाइम में सॉल्व करता है। कितना कम टाइम भाई, तो बहुत ही कम टाइम, 2 स्टेप में सॉल्व कर लेगा वो। सब्स्टिट्यूशन में कितना स्टेप लगता है, कम से कम 4 से 5 स्टेप तो लगना ही लगना है। तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, उसके बाद एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे और उस पैटर्न को सॉल्व करोगे। मतलब कि 5 स्टेप मिनिमम लगना ही है, और वो भी 5 स्टेप बहुत लंबा होगा, छोटा छोटा स्टेप नहीं होगा। लेकिन मास्टर थ्योरम क्या है, उसी क्वेश्चन को मजाक मजाक में सॉल्व करेगा। और देखना कैसे अभी सॉल्व करेगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे मास्टर थ्योरम। मास्टर्स थ्योरम तो समझो पहले कि बेसिक डेफिनेशन क्या है मास्टर थ्योरम का। मास्टर थ्योरम का बेसिक डेफिनेशन है जो कि अगर रेकरेंस रिलेशन इस फॉर्म का रहे, टी ऑफ n इक्वल टू a t n बाई b, a ऑफ t n बाई b प्लस fn। अगर इस फॉर्मेट का रेकरेंस रिलेशन है, क्या है यहां पर भाई, ए क्या है, ए है
पॉजिटिव इंटीजर टाइप वेरिएबल। ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर टाइप वेरिएबल है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर टाइप वेरिएबल भी है, मतलब कि इंटीजर ही है, फ्रैक्शन नहीं होगा, और वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज भी करेगा, और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी नहीं है। सब पॉइंट को दिमाग में रखना। अब बी क्या है भाई? तो बी भी है पॉजिटिव वेरिएबल। बी क्या है? बी भी पॉजिटिव वेरिएबल तो है ही, लेकिन इसका वैल्यू इंटीजर और इंटीजर या फिर फ्रैक्शन कुछ भी होगा। बी का वैल्यू है जो इंटीजर या फ्रैक्शन कुछ भी होगा, और ए का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा। इस फॉर्मेट का ये क्या है? रेकरेंस रिलेशन ही है ना। ये फंक्शन क्या है? ये क्या है? कॉस्ट एट ईच लेवल, मतलब क्या है? ये भी है जो पॉजिटिव फंक्शन ही होगा। ये फंक्शन भी है, क्या होगा? ये फंक्शन भी पॉजिटिव फंक्शन होगा। क्या है? क्योंकि फंक्शन क्या है? कॉस्ट है। जब tn है जो चेंज हुआ है ATN/B प्लस FN में, तो ATN/B जब चेंज हुआ था तब क्या था? एक कॉस्ट लगा था चेंज होने में। वो कॉस्ट क्या है? यही फंक्शन है। कॉस्ट हमेशा ही पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में कॉस्ट होता है क्या कहीं? कॉस्ट मतलब क्या है? टाइम। नेगेटिव में कैसे जाएगा? इसलिए ये फंक्शन भी है जो पॉजिटिव फंक्शन है, और कॉस्ट एट ईच लेवल, हर लेवल के लिए, मतलब कि हर एक बार जब tn को एक्सपेंड करेंगे तबे कॉस्ट FN हम लोग को लगेगा। तो देखो और क्या ये है? ये के बारे में और कुछ भी जान सकते हैं क्या? ये जानते हो क्या है? नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स है, मतलब कि एक प्रॉब्लम को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने का कॉस्ट तो फंक्शन है ही, डिवाइड करने का कॉस्ट है। यहां पर कॉस्ट एट ईच लेवल फॉर डिवाइडिंग big problem into small sub problem। cost at each level पॉजिटिव फंक्शन है फॉर डिवाइडिंग big problem into a small sub problem। ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर टाइप वेरिएबल है, मतलब क्या है? ये पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में बताता है। तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, कितना नंबर है? ये तो हमेशा नंबर इंटीजर ही होगा ना, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, और इंटीजर भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। समझ रहे हो? पॉजिटिव और इंटीजर क्यों था? क्योंकि ये नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम को बताता है, इसलिए पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। ये क्या है? पॉजिटिव वेरिएबल, इंटीजर और फ्रैक्शन। ये पॉजिटिव है
वेरिएबल है, इंटीजर भी रह सकता है, फ्रैक्शन भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि n बाई बी जो है ये क्या है? अच्छा चलो पूरा ही लिख लेते हैं। ए क्या है? साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। n बाई बी क्या है? ये जो n बाई बी है जो क्या है? साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। इसीलिए मान लो इसका साइज रहे 2n/3 लिखना है, तो b का वैल्यू क्या होगा? मान लो ऐसा रहे 2n/3 लिखना है, तो 2n/3 में क्या होगा? b का वैल्यू क्या आ जाएगा? इससे b का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3, 2 को नीचे लाएंगे, मतलब क्या? 3/2। b का वैल्यू है जो क्या लेंगे? 3/2 लेंगे। इसका मतलब क्या है कि n को जैसे यहां n है, इसको और छोटा में डिवाइड किया गया। मतलब क्या? जो b है, b ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि b का वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा तभी ना n डिक्रीज करेगा, नहीं तो n इंक्रीज कर जाएगा। b का वैल्यू 1 से छोटा लो, 1/2 लो, तो नीचे में 1/2 आएगा। मान लो n है, n में 1/2 लिए तो 2 ऊपर चला गया, n से 2n बन गया। ये समझ रहे हो बात को? इसलिए b का वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा, और a का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों हो गया? a क्या है? नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम को बताता है। तो हो सकता है एक प्रॉब्लम भाई एक प्रॉब्लम को ही कॉल कर रहा हो, तो एक फंक्शन को ही कॉल किया। एक प्रॉब्लम है जो डिवाइड होकर एक ही प्रॉब्लम बना है, पॉसिबिलिटी है। तो मतलब एक भी हो सकता है वैल्यू, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लो 10 है तो 10 सब प्रॉब्लम बना है। समझ रहे हो बात को? समझ लो इसको, ये जो रेकरेंस रिलेशन है इसको समझ लो कि सब टर्म को समझ लीजिए। ए क्या है, बी क्या है, फंक्शन क्या है, n/b क्या होता है। देखो n/b क्या होता है? साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। इतना ही चीज मास्टर थ्योरम में है। अब इसके बेसिस पर ही मास्टर थ्योरम बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, एकदम मजाक में सॉल्व कर। इसको अभी रहने देते हैं। अभी देखो यहाँ साइड में बताते हैं कि मास्टर थ्योरम कैसे काम करेगा, इसको रहने देते हैं। मास्टर थ्योरम में क्या है? केस 1। केस 1 में क्या कहता है? जो फंक्शन इक्वल टू बीगो ऑफ n पावर log a बेस b माइनस इप्सिलॉन। पहला कंडीशन क्या बोलता है? f इक्वल टू बीगो ऑफ n पावर log a बेस b माइनस इप्सिलॉन। यहां पर इप्सिलॉन क्या है? ग्रेटर देन 1 है। इप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मतलब कांस्टेंट है, 0 से ग्रेटर है। कुछ और भी हो सकता है, कम भी 1 से हो सकता है। ग्रेटर देन 0 है, और ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इप्सिलॉन क्या है? कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है।
अब इसको समझो अच्छे से, इसको नीचे में ना यहां पर ही स्पेस में बताएंगे। सिंपल सोचो, ये जो केस 1 में क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन कहां से आया है, ये फंक्शन ए वाला फंक्शन है, जो रेकंसिलिएशन में जो फंक्शन था यही फंक्शन यहां पर फंक्शन आया है। ठीक, उसके बाद देखो बी को जानते हो क्या होता है, एन क्या है, एन यही एन है, ये जो टी के साथ में एन है यही एन है यहां पर, लॉग ए बेस बी है, देखो लॉग ए बेस बी, तो देखो एन पावर लॉग ऑफ ए, यहां पर जो ए है वही ए, यहां ए आ गया है, यहां पर जो नीचे में बी है, ए बी है जो इसका बेस बन गया, एन पावर लॉग ए बेस बी माइनस कुछ माइनस किए हैं, क्या है भाई, ये है एप्सिलॉन है जो कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है, इसमें से माइनस किए हैं। तो मान लो एन का पावर ऐसे हम लिखे हैं, सिंपल सोचो कि एफ एन इक्वल टू बीगो ऑफ दिस टर्म, ये पूरा टर्म यहां देखो लिख दिए। अब बीगो ऑफ दिस टर्म है, मतलब कि ये टर्म से एफ एन इक्वल टू बीगो ऑफ समथिंग है, मतलब कि एफ एन लेस देन इक्वल टू ये टर्म है, फंक्शन है जो इस टर्म से छोटा है ना, मतलब क्या समझो, मतलब कि राइट वाला टर्म क्या है, बड़ा है, बीगो मतलब ही होता है कि राइट में जो टर्म है, राइट का जो टर्म होगा वो क्या होगा, लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। अब देखो ये टर्म राइट का टर्म तो यहां लिखे हैं, राइट में जो टर्म है जो यहां लिख दिए है ना। अब सिंपल सोचो, सिंपल एक चीज सोचो और बताओ हमको कि अगर n पावर a माइनस बी अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको एक्सपेंड कैसे हम लोग करते हैं कि n पावर a माइनस बी है ना, तो n पावर a कर लिए, डिवीजन में n पावर b कर लिए, क्योंकि जब इसको एक साथ में लिखेंगे तो n पावर ऊपर जो पावर है a और नीचे वाला माइनस हो जाएगा माइनस b, तो a माइनस b बन जाएगा, फिर से बैक में आकर बन जाएगा। सेम अगर इसको भी लिखना चाहेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, n पावर log a बेस b log a बेस b डिवाइडेड बाई n पावर क्या, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है, तो कांस्टेंट भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, मतलब कि n पावर एप्सिलॉन कुछ पॉजिटिव बनेगा, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू इसका आने वाला है, तो कुछ भी। अब देखो एक चीज ये समझ गए, n पावर log a बेस b माइनस एप्सिलॉन है, इसको इस फॉर्मेट में लिख लिए, तो n पावर एप्सिलॉन है कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये जो वैल्यू देगा क्या देगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि n पावर log a बेस b को कुछ पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब जाकर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है fn से। तो कुछ पॉजिटिव से डिवाइड करने के बाद अगर कुछ बराबर हो रहा है, इसके राइट में जो टर्म है इसको कुछ पॉजिटिव टर्म से जब हम डिवाइड कर रहे हैं n पावर log a बेस b को, जैसे n पावर log a बेस b को कुछ पॉजिटिव टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं तब फंक्शन के इक्वल हो रहा है, मतलब कि एक बात तो ऑब्वियस है कि इस फंक्शन से n पावर log a बेस b तो पक्का बड़ा है, ग्रेटर है, डिवाइड करने के बाद भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, मतलब कि ऐसे तो ग्रेटर है ही। तो सिंपल जानो, अगर ये चीज रहे, ये कंडीशन रहे, मतलब कि फंक्शन, और दो चीज समझ लेना, एक जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, आसान से समझो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल जानो और कुछ नहीं है, डिफिनेशन ऐसे तो बताए थे कौन सा क्या टर्म है। उसके बाद में इस फंक्शन को देखना कि फंक्शन क्या है, ठीक। उसके बाद में क्या करना है कि अगर ये फंक्शन को एक बार देखिए, उसके बाद एक टर्म हम लोग बनाएंगे क्या, n पावर log a बेस b, n पावर log a बेस b बनाएंगे हम लोग, ठीक। ये टर्म और फंक्शन को, ये जो फंक्शन है
ये दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहला केस में क्या है, कंपेयर जब दोनों करेंगे, ये फंक्शन है इसको, तो क्या हुआ है, n पावर log a बेस b माइनस एप्सिलॉन, मतलब कि इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब कि राइट में ये जो है n पावर log a बेस b जो ग्रेटर हो गया है फंक्शन से ग्रेटर है। तो पहला केस में जब ये ग्रेटर है तो हम लोग का आंसर जानते हो क्या हो जाएगा, हम लोग का इतना सिंपल आंसर होगा, तो सोचकर मतलब वो कंफ्यूजन होगा कि यही होता है क्या सच में। तब हम लोग का आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ n पावर log a बेस b, यही आंसर हो गया। बस एक ही स्टेप में आंसर हो गया। मतलब क्या किए भाई, हम लोग देखे क्या किए, जो रेक्टेंशियलेशन लिखा हुआ है उसमें फंक्शन को देखे और एक टर्म बनाए n पावर log a बेस b। a और b कहाँ है, a यहां रहेगा, b यहां पर रहेगा, log a बेस b, ये दोनों में ग्रेटर n पावर log a बेस b दिख गया हम लोग को। तो हम लोग क्या किए, थीटा इक्वल टू n पावर log a बेस b। लेकिन एक चीज और है इसमें, जो n पावर log a बेस b इज फंक्शन टाइम्स नहीं, पॉलिनोमियल टाइम्स लिखते हैं, इज पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर देन फंक्शन। ये चीज को भी याद रखना, ये जो है कि ये वैलिड कब होगा भाई, पहले हम लोग इसको एक और ऐसे बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब ग्रेटर देखना है तो ग्रेटर देख लिए गलती करके चले आए, नहीं, सिंपल जानो, अब जानो और छोटा में समझो। कंपैक्ट में कि डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को और ये जो टर्म है n पावर log a बेस b, एक टर्म बनाएंगे n पावर log ऑफ a बेस b। दो टर्म हो गया, एक फंक्शन हो गया, एक n पावर log a बेस b हो गया। अब ये दोनों में जो ग्रेटर है n पावर log a बेस b, इस केस में क्या है, n पावर log a बेस b ग्रेटर है और पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर है। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, n पावर 1, n पावर 2, n पावर 3, n पावर 4, कुछ भी। n पावर c का जो फॉर्मेट है पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं, और c पावर n क्या है, एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब कि n पावर c का जो फॉर्मेट है, यहां पर लिख दो, पॉलिनोमियल मतलब क्या है, n पावर c। n पावर c का जो फॉर्मेट है इज पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर देन फंक्शन। अगर ऐसा है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा थीटा ऑफ n पावर log a बेस b। ये क्या है, ये आंसर है, बस यही इतना है। अब इस पर एक एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल क्या बनाएंगे भाई, यहां पर देखो रफ करेंगे, इसके नीचे वाले पार्ट में इतना है ना हम लोग के पास, रफ करेंगे, देखो क्या है, tn। अच्छा एक और केस देख लो, उसके बाद करेंगे। एक और केस है, एक केस यहां लिखते हैं, ठीक। अब तुम लोग एक साथ में कर लेना, हम लिख दे रहे हैं। ये हो गया केस 1, एक केस 1 है। सेकंड केस क्या है, केस 2। केस 2 में क्या बोलता है, fn इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर log a बेस b प्लस एप्सिलॉन। यहां भी क्या है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है। या थोड़ा और बड़ा में लिखो, मान लो ऊपर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं,
जगह तो बजा ही है। केस 2, केस 2 में क्या है? फंक्शन इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर log a बेस b प्लस एप्सिलॉन। मान लो इस टाइप का है एफएन फंक्शन इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर log a बेस b प्लस एप्सिलॉन। अब प्लस वाले को समझो, प्लस एप्सिलॉन है तो यहां पर देखो, अगर n पावर a प्लस b है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? n पावर a इंटू n पावर b, यही करते हैं ना। तो यहां पर b क्या है? एप्सिलॉन है, मतलब कि n पावर b है, एप्सिलॉन है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 यहां बोल रहा है। तो ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर बनेगा ना। तो किसी फंक्शन में हम लोग पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव से n पावर b है, हम लोग कुछ पॉजिटिव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन में, उसके बावजूद ये फंक्शन से छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओमेगा लिखा है। ओमेगा कैसा चेंज होगा साइन में? ओमेगा का सिंबल क्या होगा? ऐसे होगा, ए फिर ग्रेटर देन इक्वल टू n पावर log a बेस b प्लस एप्सिलॉन, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये छोटा या इक्वल है। तो मल्टीप्लाई करने के पहले तो ऑब्वियसली छोटा होगा, मतलब कि यहां पर क्या है? यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया फंक्शन ग्रेटर। केस 1 में क्या था? केस 1 में क्या था? फंक्शन और n पावर log a बेस b में क्या ग्रेटर था? n पावर log a बेस b ग्रेटर था, n पावर log a बेस b ग्रेटर था, पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर था। तब आंसर क्या हुआ था? थीटा ऑफ n पावर log a बेस b। जो ग्रेटर है वही आंसर हो जाएगा। यहां पर ग्रेटर क्या है? फंक्शन है, तो यहां पर हो जाएगा आंसर में, रेड से बनाते हैं आंसर को। चलो यहां पर आंसर में होगा थीटा ऑफ फंक्शन, बस। मतलब कि जो ग्रेटर होगा वही आंसर होगा और थीटा के फॉर्म में होगा। हाँ, ग्रेटर होना चाहिए जो पॉलिनोमियल टाइम्स होना चाहिए, ये याद रखना। इस कंडीशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है पॉलिनोमियल टाइम्स, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ग्रेटर होना चाहिए तो पॉलिनोमियल टाइम होना चाहिए, और जो भी ग्रेटर होगा, चाहे n पावर log a बेस b रहेगा तो यही आंसर बन जाएगा थीटा के फॉर्म में। अगर फंक्शन ग्रेटर होगा तो फंक्शन यही आंसर बन जाएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। दो केस देखे ना, एक केस 1 है और एक केस 2 है। अब क्वेश्चन एक लिखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगा इसमें। Tn इक्वल टू 4Tn/2 प्लस n। मान लो ये हम लोग का रेफरेंस रिलेशन है। तो अब ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन में ए क्या है? ए क्या है भाई? ए क्या है? टी के जो पहले है यही है ना, टी का कोफिशिएंट ए है, मतलब कि ए का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। सबसे पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना? टी का कोफिशिएंट, मतलब कि 4 हो गया, ए का वैल्यू 4 हो गया। बी में क्या है? n डिवाइडेड बाई 2, n बाई बी। देखो n बाई बी, बी का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब कि बी का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। तो ए का वैल्यू आ गया और बी का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे n पावर log a बेस b। तो देखो log a बेस b अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? log ऑफ a का वैल्यू क्या है? 4 है, log ऑफ 4 b का वैल्यू क्या है? 2 है, log 4 बेस 2। log 4 बेस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ गया, यही आ गया ना। log a बेस b फाइंड कर लिए ना। क्वेश्चन को पहले देखिए हम लोग। यहां से ये मान लो क्वेश्चन है, यहां से हम लोग a का वैल्यू लिख लिए, यहां से b का वैल्यू लिख लिए। n बाई b होता है, n बाई b होता है, इसे कंपेयर करेंगे इससे ही।
ए का वैल्यू लिखिए, बी का वैल्यू लिखिए, फिर log a बेस बी किए। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 2 है, log 4 बेस 2 हुआ, वैल्यू इसका 2 हो गया। अब क्या करेंगे, वहां क्या था n पावर log a बेस बी, तो ये जो 2 आया तो क्या करेंगे n पावर log a बेस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पावर log a बेस बी कितना है, स्क्वायर बन गया है, तो n स्क्वायर बन गया। एक है जो n स्क्वायर है और फंक्शन है जो n है, देखो n फंक्शन है, यहाँ पर n है फंक्शन n है और n पावर log a बेस बी n स्क्वायर है, तो ग्रेटर कौन है, n पावर log a बेस बी n स्क्वायर है, ये फंक्शन से n टाइम्स ग्रेटर है। तो अगर ये फंक्शन से n टाइम्स ग्रेटर है, n क्या है, पॉलिनोमियल है, n पावर c देखो पॉलिनोमियल, मतलब कि ये पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कौन सा केस में जाएगा, ये देखो n पावर log a बेस बी ग्रेटर है, n पावर log a बेस बी पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर, तो आंसर क्या होगा, थीटा ऑफ n पावर log a बेस बी, जो ग्रेटर है वही तो आंसर होगा। मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया थीटा ऑफ n स्क्वायर, यही आंसर हो गया ना। कितना सिंपल हुआ, tn इक्वल टू 4tn/2 प्लस n है, इसको a और b लिख दिए, उसके बाद में log a बेस b का वैल्यू निकाल लिए, फिर n पावर log a बेस b का जो वैल्यू निकाले n पावर उतना कर लिए, फिर ये जो नया जो बना है फंक्शन आप पुराने वाले फंक्शन से कंपेयर कर लिए, दोनों में जो पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर है, अभी क्या है यही ग्रेटर हुआ है, वही थीटा ऑफ उतना आंसर हो गया। अब मान लो ऐसा रहता कि यहाँ पर n नहीं रहता, यहाँ पर रहता n क्यूब, अगर यहाँ n क्यूब रहता तब क्या होता, फंक्शन क्या होता यहाँ पर n क्यूब, तो यहाँ फंक्शन n क्यूब है और यहाँ n पावर log a बेस b n स्क्वायर है, n स्क्वायर है ही n क्यूब है, n क्यूब रहे n पावर 4 रहे n पावर 5 कुछ भी रहे, इससे ग्रेटर जब रहेगा अगर, तो यहाँ पर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, फंक्शन ग्रेटर हो गया ना। तो अब इसका आंसर क्या होता, अब इसका आंसर होता थीटा ऑफ n क्यूब। एक और कौन सा केस हुआ, एक केस हुआ सेकेंड वाला जिसमें कि फंक्शन ग्रेटर है, यहाँ पर क्या है फंक्शन है जो पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर है n पावर log a बेस b से। तो मतलब मास्टर थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बस सिंपल जानो आंख बंद करके कि रेकरेंस रिलेशन को देखना है, उसमें से a और b का वैल्यू देखना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, a और b का वैल्यू को लिख लेना है। a क्या होगा भाई, तो t का कोएफिशिएंट है, b क्या होगा n डिवाइडेड बाई के फॉर्म में जो नीचे में b आ जाए, वो b आ गया, a और b का वैल्यू लिख लेंगे, फिर log a बेस b फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद n पावर log a बेस b लिख लेंगे और इसको n पावर log a बेस b को और एक फंक्शन को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा ना वही आंसर होगा। हाँ बड़ा मतलब पॉलिनोमियल टाइम से बड़ा चाहिए, पॉलिनोमियल टाइम से बड़ा चाहिए। मान लो ऐसा रहता कि ये रहता, अगर ये रहता n log n, अगर ये फंक्शन n log n रहता, या फिर n स्क्वायर आया है ना, मान लो यहाँ पर n स्क्वायर रहता, अगर यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर log n है, तो पॉलिनोमियल टाइम से बड़ा है क्या, log n पॉलिनोमियल थोड़ी ही है, पॉलिनोमियल होता है n पावर c, log n में n पावर c तो है ही नहीं, मतलब कि ये n स्क्वायर है, यहाँ पर n स्क्वायर log n है, तो log टाइम्स ग्रेटर है, log टाइम्स ग्रेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब पॉलिनोमियल टाइम्स ग्रेटर रहे। क्यों अप्लाई होता है पॉलिनोमियल टाइम्स में, ये देखो क्या है, इप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि इप्सिलॉन है जो कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0 है, इप्सिलॉन आता है कहां पर, n का पावर में रहता है, देखो यहां भी n के पावर में है, तो n के पावर में जैसे ही रहे, अगर पॉजिटिव नंबर हो गया, n के पावर में कांस्टेंट है पॉजिटिव नंबर हो गया, मान लो n की पावर में 2 हो गया तो n स्क्वायर बना दिया, पॉलिनोमियल है, और नहीं तो मान लो n का पावर में -3 है, निगेटिव है, तो निगेटिव क्या है, इप्सिलॉन निगेटिव कभी नहीं होगा, इप्सिलॉन का वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होगा, लेकिन माइनस है तो डिवाइड करने के लिए नीचे जा सकता है,
डिवाइड किसी में कर सकता है जाकर। तो मान लो इप्सिलॉन का वैल्यू तो यहाँ पर 3 ही था, लेकिन ये माइनस के चलते ये एन क्यूब नीचे आएगा, तो मतलब कि माइनस खत्म हो जाएगा, 1/n³ बन जाएगा। इसमें 1/n³ से डिवाइड किया गया, तो n³ क्या बनेगा, n³ भी तो एक पॉलिनोमियल रहेगा ना। मतलब कि पॉलिनोमियल टाइम्स का ग्रेटर और स्मॉलर है, तो जो ग्रेटर होगा वही थीटा के फॉर्म में आंसर होगा। लॉग टाइम्स अगर रह रहा है या रूट टाइम्स रहता, कुछ और रहता, तब नहीं। सिंपल समझ गए इस चीज को। अब 2 कंडीशन तो बता दिए, 2 केस बता दिए। केस 1 में जो ग्रेटर है आंसर हुआ, केस 2 में भी वही चीज है, 2 है, 2 में कंपेयर किए, दोनों में से कोई एक ग्रेटर है। लेकिन मान लो दोनों इक्वल हो जाए, ये भी तो केस है कि यहां पर n² आया है, मान लो यहां log n नहीं रहे। अब log n अगर नहीं रहे तो यहां भी n² आया है और यहां का वैल्यू भी n² आ गया, तो क्या है, a भी n², a भी n², दोनों इक्वल हो गया। ग्रेटर के लिए एक बार में a वैल्यू ग्रेटर था, इसके लिए केस 1 लिखे, दूसरे बार में फंक्शन ग्रेटर है, उसके बारे में केस 2 लिखे, तो तीसरे बार में दोनों इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं केस 3। केस 3 में क्या है भाई, तो फंक्शन इक्वल टू थीटा ऑफ n पावर log a बेस b। अगर ऐसा रहे फंक्शन इक्वल टू थीटा ऑफ n पावर log a बेस b रहे, तब इसका आंसर क्या होगा, थीटा ऑफ n पावर log a बेस b। यही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। देखो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, फंक्शन भी इक्वल है और n पावर log a बेस भी इक्वल है। अरे थीटा है मतलब कुछ कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहा होगा ना, फंक्शन का तो डिफरेंस नहीं रह सकता है, क्योंकि थीटा होने के लिए ओमेगा भी चाहिए और बीगो भी चाहिए, और जहां पर ओमेगा और बीगो दोनों ही पॉसिबल है, मतलब कि फंक्शन एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, मतलब कि कुछ कांस्टेंट का ही डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम। तो थीटा ऑफ n पावर log a बेस b। तो इस केस में थर्ड वाला देखो केस है, थर्ड केस क्या होगा, इक्वल के लिए। पहला केस क्या है, पहला केस में क्या है, जो n पावर log a बेस b ग्रेटर है, तो आंसर ए हुआ। दूसरे केस में फंक्शन ग्रेटर है, तो फंक्शन हो गया, ए भी थीटा के फॉर्म में आंसर आया। और तीसरे केस में जब इक्वल हो जाए, देखो ए भी n² है, यहां भी n² आ जाए, तो जब दोनों इक्वल हो जाए उस फॉर्मेट में n पावर log a बेस b इनटू log n कर लेंगे। कोई भी एक लिखना है, फंक्शन को लिखो या फिर n पावर log a बेस b लिखो, तो थीटा दोनों इक्वल जब रहे तब n पावर log a बेस b, या फिर यहां फंक्शन ही क्यों ना लिख दें, यहां फंक्शन लिख दें, केवल log n से मल्टीप्लाई कर लेना है किसी एक में भी। मतलब क्या, इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे, इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा थीटा ऑफ n पावर log a बेस b इनटू log n। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, बस इनटू log n कर देंगे। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए था, देखो यहां भी n² है और यहां भी n² है, तो आंसर क्या होना चाहिए, n पावर log a बेस b का वैल्यू कितना, n², ये भी तो n² है, दोनों इक्वल ही तो है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए था थीटा ऑफ n² है ना, n² पहले लिख लिए, उसके बाद क्या करना है, log n से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद क्या करना है, log n से मल्टीप्लाई करना है, बस काम खत्म। उसके बाद n² इंटू
लॉग ऑफ एन। बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो अब जानो, अब बता दिए पूरा। अब सिंपल शब्द में जानो कि मास्टर थ्योरम था क्या। इतना कहानी रामायण बताया ना, अब सबसे सिंपल चीज जानो कि मास्टर थ्योरम जानते हो क्या था। इसमें था कि एक रेफरेंस रिलेशन को देखना है जिसमें ए और बी का वैल्यू को देख लिए। इसमें काम यही करना है कि दो वैल्यू को कंपेयर करना है। क्या क्या वैल्यू है भाई? दो वैल्यू को कंपेयर करना है। वो दो वैल्यू है क्या क्या, यहां ही लिखते हैं। चलो यहां पर लिखते हैं रेट से। दो वैल्यू कंपेयर करना है। एक वैल्यू है n पावर log a बेस b, एक और वैल्यू है जो फंक्शन यहां पर है, ये फंक्शन है n पावर log a बेस b, और फंक्शन को कंपेयर करना है। मास्टर थ्योरम में बस यही है, n पावर log a बेस b और फंक्शन को कंपेयर करना है। दोनों में से जो भी पोलिनोमियल टाइम्स दूसरे से ग्रेटर होगा वही है जो थीटा के फॉर्म में आंसर होगा। जैसे थीटा के फॉर्म में थीटा ऑफ एफ एन, यहां पर क्या है थीटा ऑफ एन पावर लॉग ए बेस बी, थीटा के फॉर्म में वही आंसर होगा। ये दोनों में जो भी ग्रेटर होगा, बस यही चीज है, ये दोनों को कंपेयर करना है। जो ग्रेटर होगा वो आंसर होगा। तीसरा केस क्या बनता है? जो दोनों इक्वल हो जाए। जब दोनों इक्वल हो जाएगा ना तो किसी एक को ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही तो इक्वल है। तीसरा केस में जब बोल ही रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल है तो किसी एक को लेंगे। दोनों इक्वल ही तो है, किसी एक को लेंगे, उसमें log n को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें log ऑफ n को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किसी एक को ले लेंगे यहां पर, उसमें log ऑफ n को log n को मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा के फॉर्म में वही आंसर हो जाएगा। बस log n को मल्टीप्लाई किए, बस यही है मास्टर थ्योरम। अब इसे आसानी देखो क्या होगा कि मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है। अब मान लो ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर बनाएंगे तो हो सकता है कि टाइम ज्यादा किल हो। अब देखो कैसे किल होगा, एक एग्जांपल बता रहे हैं एक क्वेश्चन देकर। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, Tn इक्वल टू 8 T n बाई, या फिर ऐसा करो, मान लो यहां कोई और वैल्यू भी लेते हैं, 27 T n बाई 3 प्लस n स्क्वायर। मान लो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब इस क्वेश्चन में Tn से इतना बना है, Tn बाई 3 से फिर एक्सपेंड करोगे, फिर एक्सपेंड करोगे, कितना लेंथी बनेगा ये? समझ रहे हो? ये बनाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा। 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा अगर नॉर्मल स्पीड में बना रहे हैं। तो अगर फास्टली बना रहे हैं तब भी 5 मिनट कंज्यूम करेगा ही। जबकि मास्टर थ्योरम क्या करेगा? एक लाइन में आंसर देगा इसका। देखो कैसे देगा, एक लाइन में। क्या करना है? ए को देखना है ना, ए क्या है? ए हम लोग का ए हो गया, बी क्या है? ए बी हो गया। तो आप क्या करेंगे? n पावर log ऑफ ए 27 बेस बी, बी क्या है? 3 है, मतलब कि यहां पर क्या हो गया? 3 हो गया। देख लिए फंक्शन क्या है? फंक्शन है n स्क्वायर, यही दोनों है ना। log 27 बेस बी, इसका कितना होगा वैल्यू? 27 क्या होता है? 3 पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 पावर 3, एक है जो 3 यहां चला आएगा, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। मतलब कि ये क्या पूरा फंक्शन बन गया? ये बन गया n क्यूब बन गया। एक n क्यूब है, एक n स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यही होगा, n क्यूब वाला ही होगा ना, थीटा ऑफ n क्यूब। आंसर हो गया। बस कितना आसान बन गया, कुछ करना रहा इसमें। a और b देख लियो, देख कर पता चलेगा a और b। a क्या है? t का कोफिशिएंट है, b क्या है? n के नीचे में जो फ्रैक्शन है। बस यही करना है इसमें।
अभी ए ग्रेटर हुआ था, मान लो यहां पर रहता क्या कि फंक्शन है जो n पावर 4 रहता, तब क्या करते, n क्यूब है, a पावर 4 है, पावर 4 वाला आंसर होगा। अगर मान लो a भी क्यूब रहता, 3 रहता, तब क्या करते, दोनों इक्वल है ना, n क्यूब में मल्टीप्लाई कर देंगे log n से, जब दोनों इक्वल रहे log n से मल्टीप्लाई करेंगे, बस और कुछ नहीं। जब इक्वल होगा दोनों ही तो बस log n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया, ये मास्टर थ्योरम देख लिए। तभी एक और चीज बताए थे क्या, अभी एक और चीज बताए थे कि जब ऐसा रहे, मान लो इसको हटाते हैं, अच्छा पूरे को हटाओ फिर से लिखेंगे, जब इस फॉर्मेट में रहे t ऑफ n इक्वल टू 16 t n बाई 4 प्लस n स्क्वायर log n, अगर इस फॉर्म में रहे क्या करेंगे, फिर से मास्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, a का वैल्यू कितना 16, b का वैल्यू कितना 4, तो log a बेस b का वैल्यू कितना, log ऑफ 16 बेस 4 इक्वल टू कितना 2, log a बेस b का वैल्यू 2, तो n पावर log a बेस b कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। यहां पर क्या है, n स्क्वायर log n, ग्रेटर कौन है, n स्क्वायर log n ग्रेटर है, लेकिन कितना टाइम्स ग्रेटर है, तो यहां पर n स्क्वायर है ही, यहां भी n स्क्वायर है, केवल log n टाइम्स ही ग्रेटर है। तो जब log n टाइम्स ग्रेटर होगा तो log n तो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कि मास्टर थ्योरम काम नहीं कर रहा है। इसके लिए एक और फॉर्मूला क्या है कि जब log n टाइम्स केवल ग्रेटर रहे, तो जो ग्रेटर वाला टर्म है ना, ये पूरा टर्म, जो टर्म log n टाइम्स ग्रेटर है, वो जो टर्म है ना log n वाला, उसको क्या करना है, आंसर के लिए थीटा ऑफ उसी टर्म को लिखना है पहले, n स्क्वायर log n, क्या है n स्क्वायर log n स्क्वायर log n लिख दिए। उसके बाद में log n का पावर कितना है, यहाँ पर log n का पावर कितना है, log n का पावर कितना है 1 है, देखो यहाँ पर log n का पावर 1 है, तो पावर जो log n का पहले से है ना उसमें एक जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, मतलब पहले से 1 है तो 1 प्लस 1 कर दिए, 1 प्लस 1 कितना बन गया, 1 प्लस 1 बन गया 2, बस यही आंसर हो गया इसका, n स्क्वायर इंटू log n का पावर 2, यही आंसर हो गया। मान लो यहां पर पावर अगर 13 रहेगा, 13 होता, यहां n स्क्वायर है, यहां पर n स्क्वायर log n पावर 13, मान लो यहां पर 13 होता, तब आंसर क्या लिखते भाई, तो तब आंसर लिखते थीटा ऑफ n स्क्वायर log n पावर कितना है, पहले से 13 है, प्लस 1 कर देंगे, बस केवल प्लस 1 करना है, 13 प्लस 1 कितना हो गया, 13 प्लस 1 बन गया 14, यही इसका आंसर हो गया। जब log n टाइम्स ग्रेटर रहे, चाहे log n का कुछ भी पावर हो, तो बस ग्रेटर वाले टर्म ही आंसर होगा, लेकिन log n का पावर 1 इंक्रीज कर जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। मतलब कि मास्टर थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहां पर, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक है यहां पर, तो यहां पर अलग से इसको लिख सकते हो, क्या यहां पर इसको मिटाते हैं, खत्म ही हो गया है तो बता ही दिए, पूरे को हटा दो, इस पूरे को हटा देते हैं, समझ में आ रहा है ना,
देखो आराम से पढ़ते रहो, नया चीज फर्स्ट टाइम में कैसा लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम में ऐसा लग रहा होगा कि मास्टर थ्योरम क्या है भाई, क्या आ गया। अब देखो कितना आसान है, अब फील आ रहा हो कि ये तो बहुत ही आसान था। तो इसीलिए जो भी चीज बताते हैं उसको एक बार, बस एक बार समझो अच्छे से, पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर, सेकेंड टाइम का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बार तो समझना पड़ेगा। एक बार सही से समझ लो सब चीज को, बहुत दिन तक रिकॉल रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कभी ना भूलोगे। तो यहां पर एक पॉइंट लिखो, क्या एक पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ n पावर log a base b and function log a base b and function differ by log n पावर k डिफर कर रहा है, n पावर log a बेस b एंड फंक्शन, जो फंक्शन है, जो कॉस्ट है, डिफर बाई log n पावर k, मतलब log टाइम्स का डिफरेंस है, फंक्शन का डिफरेंस नहीं है, log टाइम्स से है जो ग्रेटर या स्मॉलर है, log n पावर k, log n पावर k टाइम्स पावर k है, देन आंसर इज थीटा ऑफ ग्रेटर कौन है, ग्रेटर कौन है, फंक्शन है, या फिर थीटा ऑफ फंक्शन इंटू log n। एग्जाम्पल, fn बराबर n पावर 4 log n पावर 7, देन थीटा ऑफ क्या करेंगे, n पावर 4 इंटू log n पावर 7 तो पहले से ही है, तो क्या करेंगे 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 हो गया। समझ लो क्या करना है, इफ n पावर log a बेस b, डी पर छोड़े स्मॉलर ही कर लेते हैं, इज स्मॉलर देन फंक्शन बाई log n पावर k, और उतना से छोटा है, या फिर बोल सकते हैं फंक्शन है जो ग्रेटर है n पावर log a बेस b से कितना टाइम्स है, log n पावर k, मान लो, देन आंसर इज थीटा ऑफ fn इंटू log n। अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन इक्वल टू n पावर 4 log n पावर 7 है, और इसके अलावे में n पावर log a बेस b का वैल्यू क्या है, n पावर 4 है, मान लो n पावर log a बेस b का वैल्यू n पावर 4 है, n पावर 4 है, और फंक्शन का वैल्यू n पावर 4 log n है, log n पावर 7 है, तो आंसर क्या होगा, थीटा ऑफ n पावर 4 log n पावर, यहां 7 पावर था ना, 7 प्लस 1 8 बन जाएगा। अब मान लो n पावर log a बेस b का वैल्यू रहता n पावर 4 इंटू log n पावर 3 होता, मान लेते हैं ऐसा कि n पावर log a बेस b का वैल्यू इतना n पावर 4 इंटू log n पावर 3 होता, तब क्या होता, तब भी देखो
फंक्शन क्या है, n पावर 4 इंटू लॉग n पावर 7। n पावर 4 तो बराबर हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ लॉग पावर 7 है, यहाँ लॉग पावर 3 है, फिर भी ये लॉग n पावर 4 टाइम्स ग्रेटर हुआ ना, ये फंक्शन है जो log n पावर 4 टाइम्स ग्रेटर हो गया ना, मतलब कि आंसर क्या होना चाहिए था, फिर क्या आंसर हो जाएगा, थीटा ऑफ n पावर 4 log n, डिफरेंस कितना है, log n पावर 7 है, वहां पर log n पावर 3 है, डिफरेंस क्या है, log n पावर 4 का डिफरेंस है, मतलब कि log n पावर 4 प्लस 1 भी तो करेंगे, और एक तो ऐड करना है ना पावर, मतलब कि log n पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया, ये आंसर हो गया। तो आसानी से बन गया ये चीज, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से ही करना है, अगर log का रहे डिफरेंस, अगर log का रहे तब, डिफरेंस अगर log का रहे कभी भी तब इसी फॉर्मेट में करना है। बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारा तरह का कर सकते हो। और कोई तरह का क्वेश्चन तो, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा, क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ही सही है। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन रहे, कैसा क्वेश्चन है भाई, मान लो क्वेश्चन है Tn इक्वल टू Tn का रूट प्लस c प्लस c है, मान लो क्वेश्चन क्या है, Tn इक्वल टू T रूट n प्लस c। अब t का रूट है, अब यहां पर a और b कैसे देखेंगे, यहां पर कैसे मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए एक अलग अप्रोच करना है। क्या अप्रोच करना है, तो इसका अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का, देखो स्टेप 1 में इसको क्या करेंगे, n इक्वल टू एज्यूम n इक्वल टू 2 पावर k, एज्यूम करेंगे पहला स्टेप में, स्टेप 1 में एज्यूम n इक्वल टू 2 पावर k। अब n जहां जहां है वहां पर 2 पावर k पुट कर देंगे, कहां पर n है, देखो tn है ना, तो tn क्या बन जाएगा, n की जगह पर 2 पावर k इक्वल टू t ऑफ रूट n है, t ऑफ रूट n का मतलब क्या होता है, रूट n देखो रूट ऑफ n है, मतलब क्या होता है, n पावर 1/2, यही होता है ना, रूट का मतलब यही ना होता है, रूट मतलब पावर 1/2 है, जब पावर 1/2 है तो क्या लिखेंगे, 2 पावर k है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू 2 पावर k, इसका पावर में क्या होगा 1/2 होगा, मतलब कि k इंटू 1/2, मतलब कि ओवरऑल क्या बन गया, k इंटू 1/2 किए तो k/2 बन गया, मतलब कि 2 पावर k/2 प्लस क्या हो गया c हो गया, बन गया ना। तो एक स्टेप में एज्यूम n इक्वल टू 2 पावर k किए। अब सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करते हैं, t ऑफ k इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, t ऑफ 2 पावर k इक्वल टू एस के। ये भी क्या किए हैं, ए एज्यूम किए हैं अभी,
समझो बात को, ये भी एज्यूम किए हैं। पहले क्या था क्वेश्चन, क्या है, tn इक्वल टू टी ऑफ रूट एन प्लस सी है, क्वेश्चन यही है। अब क्या करना है, अगर रूट वाला टर्म यहां पर रहे तो क्या करना है, एज्यूम n इक्वल टू 2 पावर k, n का वैल्यू 2 पावर k मान लिए हम लोग। अब वो रेंडमली कैसे कुछ भी मान लिया, बाद में हटाएंगे भी, हटाएंगे उसको, हम अभी मान रहे हैं, फिलहाल मान रहे हैं। एट लास्ट जब आंसर आएगा तो देखना, ये जो हम n पावर 2 पावर k लिए हैं, n इक्वल 2 पावर k, इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे बता रहे हैं अभी, समझो बात को, टेंशन नहीं लेना, आराम से समझो। जब रूट का टर्म रहे तो क्या करना है, पहला स्टेप में एज्यूम करना है n इक्वल टू 2 पावर k। जब n इक्वल टू 2 पावर k एज्यूम किए तो n जहां पर भी है इक्वेशन में वहां पर 2 पावर k पुट कर देंगे। देखो पुट किए 2 पावर k, क्या आया, t ऑफ 2 पावर k इक्वल टू t ऑफ 2 पावर k बाई 2, क्योंकि रूट n था 1/2 पावर में और था, तब 2 पावर k बाई 2 प्लस c, ए बन गया। अब क्या किए हैं, स्टेप 2 में क्या किए, t ऑफ 2 पावर k इक्वल टू s k माने हैं, ये भी एज्यूम किए हैं, समझ रहे हो। t ऑफ 2 पावर k इक्वल टू s ऑफ k लिए हैं, तो क्या करेंगे, जहां पर t ऑफ 2 पावर k है वहां पर s k लिख देंगे। तो यहां पर क्या है, t ऑफ 2 पावर k है ना, यहां क्या बन गया, ये s k बन गया, इक्वल टू t ऑफ 2 पावर k बाई 2 है। t ऑफ 2 पावर k तो क्या बना, s बना, s k k बाई 2 है ना, यहाँ पर t ऑफ 2 पावर k ना s k है, लेकिन यहाँ पर तो k तो 1/2 टाइम्स है, मतलब कि s ऑफ k डिवाइडेड बाई 2 प्लस c है, c लिख दिए। ये क्या हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे, अच्छा यहाँ पर इसमें देखो, इसमें मास्टर थ्योरम लगा सकते थे क्या, देखो यहाँ पर b का वैल्यू कहाँ से लाते, नहीं ला सकते हैं। a का वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो सकता था, b नहीं आता ना हमको, तो यहाँ नहीं लगा सकते थे। यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मेट है 2 पावर k, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे मास्टर थ्योरम, 2 पावर k बाई 2 है, यहाँ भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब यहाँ देखो एस के इक्वल टू एस के बाई 2 प्लस सी, के मान लो वेरिएबल है, जैसे n था वहां पर k है, इसको लिखेंगे कैसे, अगर एस एन लिखते, एस एन इक्वल टू एस एन बाई 2 प्लस सी, तब सही रहता ना, दिखने में अच्छा लगता ना, क्योंकि लिखते जा रहे थे बार बार n, टी ऑफ एन लिख रहे थे, टी ऑफ एन नहीं हम टी ऑफ के लिखेंगे। तो टी ऑफ के क्यों लिखेंगे भाई, एस ऑफ के लिख दिए, वही चीज यहाँ एस ऑफ के। तो यहां पर क्या है, एस ऑफ के इक्वल टू एस ऑफ के बाई 2 प्लस सी। यहां से a का वैल्यू क्या मिला, a इक्वल टू 1 मिला, b का वैल्यू क्या मिला, b इक्वल टू 2 मिला, फंक्शन का क्या वैल्यू क्या मिला, फंक्शन इक्वल टू c मिला। ठीक, तो log a बेस b n पावर log a बेस b का वैल्यू क्या होगा, n पावर log a, log ऑफ a का वैल्यू कितना है, 1 है। जब a का वैल्यू 1 है तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, मतलब कि n पावर 0 हो गया, बेस कुछ भी रहे, b का वैल्यू कुछ भी रहे, 1 है तो 0 बन गया ये, तो मतलब कि n पावर 0 क्या बन गया, n पावर 0 है जो c बन गया है। अच्छा, तो यहां पर हम लोग क्या दिखाए थे, जो जब n पावर log a बेस b हुआ तो log a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो log ऑफ 1 कितना हो गया, 0 हो गया, बेस कुछ भी रहे, मतलब कि n पावर 0 कितना हुआ, c बन गया। तो यहां भी n पावर log a बेस b भी c है और ये फंक्शन भी c है, मतलब दोनों इक्वल है ना। हम ऐसा तो नहीं बोले थे कि ये फंक्शन है जो कुछ पोलिनोमियल फंक्शन ही होना चाहिए, हम बोले थे कि जब डिफरेंस रहे, जब n पावर log a बेस b और फंक्शन का डिफरेंस रहे वो पोलिनोमियल टाइम्स रहे, जब n पावर log a बेस b का और फंक्शन का डिफरेंस रहे तो पोलिनोमियल टाइम्स रहे, और नहीं
तो दोनों इक्वल है तो कुछ भी रहे, कांस्टेंट रहे, पॉलिनोमियल रहे, लॉगरिथमिक रहे, कुछ भी रहे, इक्वल है तो कुछ भी रह सकता है। तो जब ये दोनों इक्वल है यहां पर, तब क्या करेंगे, जो फंक्शन है इन टू लॉग एन कर देंगे। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, अच्छा ऊपर में ही लिखते हैं, इसका आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। देखो यहां से ऊपर आए हैं हम लोग, ठीक, तो यहां से जब ऊपर आए हैं तो यहां पर क्या है, फंक्शन भी सी है और n पावर 0 भी सी आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, जो क्या करेंगे, थीटा ऑफ सी इंटू क्या करेंगे, लॉग एन लेते थे, लॉग एन लेते थे ना। एन कब लेते थे, जब वेरिएबल हम लोग का एन होता था। लेकिन यहां पर वेरिएबल एन है क्या, देखो अपना इक्वेशन देखेंगे, एस ऑफ के इक्वल टू एस ऑफ के बाई 2 प्लस सी। तो जब वेरिएबल नहीं है एन, तो एन क्यों लेंगे, समझ रहे हो बात को, यही चीज ध्यान देना है। नहीं ध्यान दोगे पूरे गलती होगा यहां पर। इसीलिए जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल को लेंगे। क्या वेरिएबल है भाई, के है, मतलब कि लॉग ऑफ के बन गया, सी इंटू लॉग ऑफ के इक्वल टू क्या हो गया, थीटा ऑफ लॉग के, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हट गया। तो ये तो बना लिए। अब जब ए बना लिए हैं, जब ए थीटा ऑफ लॉग के जब बना लिए हम लोग, तो क्या लिखेंगे, एस ऑफ के इक्वल टू थीटा ऑफ क्या, लॉग के। तो एस ऑफ के को क्या माने थे हम लोग, एस ऑफ के क्या था, देखो एस ऑफ के क्या था, टी ऑफ 2 पावर के, यही था ना। तो सेकेंड जो लिए हैं, स्टेप 2 इन्वर्सन, स्टेप 2 का इन्वर्सन करेंगे। जो स्टेप 2 में किए हैं उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे एक बार। हम क्या करेंगे, एस ऑफ के है ना, एस ऑफ के क्या है, देखो यहां पर एस ऑफ के क्या है, टी ऑफ 2 पावर के है। मतलब कि यहां पर क्या हो गया, टी ऑफ 2 पावर के, एस ऑफ के इक्वल टू टी ऑफ 2 पावर के इक्वल टू थीटा ऑफ, यहां पर एस ऑफ के कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, के है यहां पर, लेकिन के थोड़े ही माने हैं, एस ऑफ के इक्वल टू इतना है ना, के इक्वल टू नहीं है, एस ऑफ के इक्वल टू इतना है, के इक्वल टू नहीं है। इसलिए यहां पर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि केवल के है, एस नहीं है यहां पर। तो यहां क्या रहेगा, यहां पर जो लॉग ऑफ के है उतना ही रह गया। अब स्टेप 2 का तो इन्वर्सन कर दिए। अब क्या करेंगे, एक बार क्या माने थे, पहले n इक्वल टू 2 पावर के भी माने हैं ना, n इक्वल टू 2 पावर के भी माने थे ना, एज्यूम किए थे ना। तो क्या करेंगे, अब करेंगे स्टेप 1 का इन्वर्सन। स्टेप 1 का इन्वर्सन करेंगे तो ये कैसे होगा, t ऑफ 2 पावर के है ना, 2 पावर के इक्वल टू क्या है, n है, 2 पावर के इक्वल टू n है। तो यहां पर देखो 2 पावर के इक्वल टू n है। अगर 2 पावर के इक्वल टू n है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू लॉग n हो जाएगा ना। हाँ, लॉग इसका लेंगे, k बाहर आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या बन गया, k इक्वल टू बन गया लॉग n, लॉग ऑफ n। ये देखो k इक्वल टू बन गया लॉग n, क्योंकि यहां पर माने थे हम लोग, एज्यूम किए थे n इक्वल टू 2 पावर k। यहाँ k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, लॉग लेंगे दोनों साइड तो k का वैल्यू log n बन गया। मतलब कि k का वैल्यू है जो log n है। अब इस इक्वेशन में k का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, t ऑफ 2 पावर k का वैल्यू क्या, log n, 2 पावर log n इक्वल टू थीटा ऑफ log k का वैल्यू कितना है, log n, ये बन गया। अब यहां पर क्या है,
2 पावर log n है। एक log का प्रॉपर्टी होता है, जान लो इस साइड में रफ में, एक log का प्रॉपर्टी होता है क्या कि अगर x पावर log a बेस b अगर है, या फिर ऐसा लिखते हैं कि a पावर log x बेस b है, तो a नंबर जिस पर a पावर में है log a नंबर और यहाँ जो log का जो नंबर है, ये दोनों को पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, k किसके इक्वल बन सकता है, x पावर log a बेस b। देखो a पावर log x बेस b है, बेस जो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ a था, यहाँ x था, तो देखो a यहाँ चला आया, x यहाँ आ गया। बस ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है, लॉग का प्रॉपर्टी है। मतलब कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, n है जो यहाँ चलाएगा, 2 है जो यहाँ चलाएगा, तो बनेगा क्या, t ऑफ n पावर log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 है। क्यों बेस 2 क्यों है, 2 पावर k इक्वल टू n लिए थे ना, तो यहाँ पर log को जब लेंगे log ऑफ 2 पावर k बाहर आया था, यहाँ पर बेस 2 बना होगा, ठीक। तो यहाँ भी बेस 2 बन गया, n पावर log 2 बेस 2 इक्वल टू थीटा ऑफ क्या है, log ऑफ n, मतलब क्या बन गया, log n बन गया। अब log 2 अब बेस 2 नंबर बेस सेम है, मतलब क्या बन गया, इसका वैल्यू क्या बन गया, 1 बन गया। मतलब कि एक्चुअल आंसर जो है, एक्चुअल आंसर क्या बन गया, tn हो गया। तो एक्चुअल आंसर आ गया, एक्चुअल आंसर क्या बन गया, tn इक्वल टू थीटा ऑफ log n, यही बन गया ना, आ गया ना आंसर, समझ रहे हो। अब समझो एक बार फिर से क्या क्या किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। tn इक्वल टू टी ऑफ रूट n प्लस सी है ना, n का रूट है, ये मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, तब हम लोग क्या किए हैं, रूट के फॉर्म में जब है एज्यूम किए n इक्वल टू 2 पावर k, एज्यूम कर लिए हैं। अभी जहां जहां n है वहां पर 2 पावर k पुट कर दिए, जहां जहां n है यहाँ पर 2 पावर k लिख दिए, n है यहाँ पर 2 पावर k लिख दिए, पावर n का पावर 1/2 है, तो यहाँ पर k/2 बन गया। फिर उसके बाद में t ऑफ 2 पावर k जो है, ये जो पूरा टर्म है t ऑफ 2 पावर k, इसको हम लोग मान लिए s ऑफ k। तो यहाँ क्या हो गया, s ऑफ k इक्वल टू s ऑफ t ऑफ 2 पावर k/2 है, तो यहाँ भी k/2 बन गया, s ऑफ k/2 प्लस c। क्यों किए ऐसा, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू नहीं कुछ था मेरे पास में, a का तो वैल्यू 1 था, लेकिन b का वैल्यू नहीं था मेरे पास में। तो इसी b के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये काम हम किए हैं। अब यहाँ है जिसमें मास्टर थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, तो मास्टर थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किए, s ऑफ k इक्वल टू s ऑफ k/2 प्लस c है, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया। इसके अकॉर्डिंग n पावर log a बेस b, n पावर 0 हो गया, जो वैल्यू c आया। दोनों यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, कांस्टेंट इनटू log n, तो कांस्टेंट इनटू log n, तो आंसर इसका क्या बन गया, c इंटू log k के फॉर्मेट में है यहाँ पर, तो c इंटू log k, तो थीटा ऑफ log k हो गया, s ऑफ k इक्वल टू थीटा ऑफ log k। अब जो हम लोग सेकेंड स्टेप में माने हैं t ऑफ 2 पावर k इक्वल टू sk, तब sk को उस फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो क्या किए, sk को उस फॉर्म में लेकर गए, पुराने वाले में क्या t ऑफ 2 पावर k लिख दिए sk के बराबर में, यहाँ log क्या, यहाँ s है ही नहीं, तो यहाँ पर सेम एज इट इज रह गया। फिर स्टेप 1 का भी इन्वर्सन करेंगे, जब n इक्वल टू 2 पावर k, n के जगह पर 2 पावर k पुट किए हैं, तो अब यहाँ पर 2 पावर k की जगह पर n पुट कर देते हैं। तो देखो 2 पावर k यहाँ पर है, 2 पावर k की जगह पर n पुट किए, यहाँ पर भी 2 पावर k की जगह पर n पुट, मतलब कि यहाँ पर k तो k के फॉर्म में है ही, 2 पावर k तो है ही, तो k का वैल्यू ही लिख दिए। k का वैल्यू क्या है, तो log लेंगे दोनों साइड में, तो log n हो जाएगा, मतलब कि k का वैल्यू log n हुआ, k का वैल्यू log n हो गया। फिर यहाँ भी k का वैल्यू, यहाँ भी k का वैल्यू log n बन गया। बस यहाँ पर n और नंबर है जो एक्सचेंज हो गया, n नीचे चला आया, n पावर समथिंग हो गया,
log 2 बेस 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया केवल n, बच गया थीटा ऑफ log n, जैसे थीटा ऑफ log n, बस काम खत्म। यही करना था यहां पर। अब मान लो इसमें कुछ और रहता, जैसे क्या कि अभी c था ना, यहां c न रह के n स्क्वायर रहता, c नहीं रहकर यहां पर n स्क्वायर रहता, यहां पर क्या रहता, यहां पर मान लेते हैं कि 4 रहता, तब क्या होता भाई, तब भी n इक्वल टू 2 पावर k मानते, n इक्वल टू 2 पावर k तब भी मानते। और सेम इसी तरीके से पुट करते जाएंगे, कैलकुलेशन केवल सही रखोगे आंसर आएगा सही, और कुछ नहीं करना है इसमें। कुछ भी नंबर है, ही नंबर हो सकता है ना, यहाँ पर कुछ और नंबर है, यहाँ कुछ और नंबर रहे, यहाँ पर रूट n है ना, तो हो सकता है रूट n है जो 1/2 पावर ना होता है, n पावर 1/2 होता है, यहाँ पर रहे 5/2 रहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पावर के n इक्वल टू 2 पावर के ले लेंगे, n पावर 5/2 है, मतलब कि n इक्वल टू 2 पावर के लिए है ना, n इक्वल टू 2 पावर के 5k/2 बन गया। ये जो भी पावर है जहां जहां है उसको उसके अकॉर्डिंग करेंगे। स्टेप्स यही है, 4 ही स्टेप्स होगा। तो जहां लॉग का डिफरेंस रहे फंक्शन और n पावर log a बेस b में, उस समय क्या करते थे, जितना लॉग के पावर का डिफरेंस है उस पावर को, लॉग के पावर को 1 बढ़ा लेते थे। रूट वाले में 4 स्टेप करेंगे, बाकी जिसमें मास्टर थ्योरम में जो ग्रेटर होगा थीटा ऑफ वही वैल्यू होगा, अगर दोनों इक्वल होगा केवल log n मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक में। बस यही मास्टर थ्योरम था, यही वेराइटी था क्वेश्चन का। अब इस पर तुम कुछ भी क्वेश्चन करो बनेगा आराम से। तो पर्पस क्या है, तुम लोग क्या काम है भाई, तुम लोग काम क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन बनाना, जैसे पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, कहीं का भी क्वेश्चन रहे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो भी चीज बताया है, ज्यादा दिन तक वो चीज रहेगा माइंड में। सही है, क्वेश्चन बनाओ आराम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे जो डिवाइड एंड कनकर का एल्गो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कि डिवाइड एंड कनकर के लिए एल्गो कैसा दिखता है, उसके एल्गो फॉर्मेट को लिख कर एनालाइज करेंगे। अब तक जानेंगे डिवाइड एंड कनकर क्या है नहीं है, ऐसे रेकरेंस रिकर्सन होता है, रेकरेंस रिलेशन होता है, रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग जान गए। तो डिवाइड एंड कनकर जो रहेगा एल्गो, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जान गए एक्चुअल एल्गो कैसा दिखेगा, कि डिवाइड होगा तो कैसे होगा, कनकर होगा तो कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स करना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी बेसिक चीज इसके बारे में जानेंगे कि कैसा कैसा डिवाइड एंड कनकर में होता है, कैसा प्रॉब्लम होगा, कैसे सॉल्व करेंगे।